Hello guys, एंथ्रोपोलॉजी एक सिस्टमेटिक स्टडी है। मैं आपको बता दूं, इस वीडियो में हम एक नया सेशन शुरू करेंगे। जैसे कि मैंने बताया आपको, मैंने एम्बर एंड एम्बर पेरेग्रीन बुक रिटन की है एंथ्रोपोलॉजी की। वो बुक हम डिस्कस कर रहे हैं। हमने कुछ चैप्टर्स बनाए हैं, उनको डिस्कस करा है। जैसे कि एंथ्रोपोलॉजी है, रिलीजन है, जेनेटिक्स, ह्यूमन जेनेटिक्स चैप्टर हमने डिस्कस किया है, रिलीजन चैप्टर हमने डिस्कस किया है। रिलीजन की शुरुआत कैसे हुई थी, रिक्वायरमेंट क्या थी कि हमें कॉपरेशन करना है एक दूसरे के साथ, सॉलिडेरिटी एस्टेब्लिश करनी है, जिसके लिए ये आवश्यक है कि कोई बाइंडिंग फोर्स हो। अब रिलीजन है क्या? बेसिकली बिलीफ है सुपरनैचुरल फोर्सेस के ऊपर। हम बहुत सारे प्री हिस्टोरिक पीरियड में there were many questions regarding कैसे नेचुरल कैलेमिटीज आती हैं, क्यों होती हैं नेचुरल कैलेमिटीज, डेथ्स क्यों होती हैं, इलनेस क्यों होती हैं, डिसीज कैसे हमारे प्री हिस्टोरिक स्पीसीज को जकड़ लेती है। तो इसके अलावा और भी बड़े सारे क्वेश्चंस थे जिनके आंसर्स प्री हिस्टोरिक ह्यूमन स्पीसीज के पास नहीं थे। तो क्योंकि साइंटिफिक टेम्परामेंट उस टाइम पे नहीं थी, साइंटिफिक नॉलेज उस टाइम पे ओरिजिनेशन नहीं हुआ था, इन क्वेश्चंस के साइंटिफिक आंसर्स नहीं थे, तो इंसानों ने, पीपल ने क्या किया, उन्होंने इसका आंसर ऐसे निकाला कि कोई सुपर नेचुरल फोर्सेस है जो ये सब कर रही हैं। तो एनिमिज्म इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ रिलीजन एंड अर्लीस्ट फॉर्म थी रिलीजन की। इसका मतलब होता है हम बिलीव करते हैं सोल के ऊपर। दो कंपोनेंट्स होते हैं किसी भी इंसान के, एक सोल और एक फिजिकल बॉडी। डेथ होती है फिजिकल बॉडी की, सोल इज इनडिस्ट्रक्टिबल, सोल नया जन्म ले लेती है। क्योंकि एंजाइटी को ठीक करना रिलीजन ने आगे बढ़ के आया और रिलीजन ने
एंग्जाइटी को रिड्यूस किया। डेथ से एंग्जाइटी होती थी, नेचुरल कैलेमिटी से एंग्जाइटी होती थी, तो रिलीजन ने सफरिंग्स को रिलीव किया। बहुत सारे रिलीजन बिलीफ हैं। हड्जा ऑफ तंजानिया ट्राइबल सोसाइटी के हमने रिलीजियस बिलीफ देखे थे। हमने मसाई ट्राइब ऑफ अफ्रीका, न्यूर्स ऑफ सूडान, ये अफ्रीकन ट्राइब्स हैं जिनमें ये फॉरेजिंग ट्राइब है। जो एक न्यूर बताई मैंने, मसाई बताई, पैस्टोरलिस्ट ट्राइब्स हैं। ये कपड़े कम पहनते हैं बिकॉज ऑफ हॉट क्लाइमेट। सिंपल प्री एग्रीकल्चरल लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी ये स्पीसीज अडॉप्ट करते हैं। ये ट्राइबल सोसाइटीज में रहते हैं। ये लोग इन इन ह्यूमन स्पीसीज का बैंड होता है, ये बैंड में रहते हैं, ट्राइब में रहते हैं। अब ये बिलीफ्स को अपनाते हैं। बिलीफ सिस्टम एक जैसा इनका होता है, तो उसके कारण से इनमें कॉपरेशन रहती है और ये अपनी सफरिंग्स को कम करते हैं। रिलीजन एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है सोशियो कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी सेक्शन में। रिलीजन एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। पॉलिटिकल एंथ्रोपोलॉजी एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है सोशियो कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी में। पॉलिटिकल एंथ्रोपोलॉजी क्या कहती है? पॉलिटिकल एंथ्रोपोलॉजी हमें बताती है पॉलिटिकल लाइफ ट्राइबल सोसाइटी की, पीसेंट सोसाइटीज की, हॉर्टिकल्चरिस्ट की सिंपल टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करते हैं। कैसे ट्राइबल सोसाइटीज में पॉलिटिकल हेड किसको बनाते हैं, पॉलिटिकली वेज ऑफ लिविंग क्या है सोसाइटी के अंदर। जैसे ट्रोबरियन आइलैंडर्स में बिग मैन होता है। ये पॉट लैचेस ऑर्गेनाइज करते हैं। जैसे हम इकोनॉमिक एंथ्रोपोलॉजी में पढ़ते हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या होती है इन ट्राइबल्स सोसाइटीज की, तो ये क्या करते हैं, ये सिंपल प्रिमिटिव लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी में ये रहते हैं। और मैंने बताया आपको ये यो विलेज हेडमैन होता है, एल्डर मेंबर होता है सोसाइटी का, उसको विलेज हेडमैन ये बना लेते हैं। और क्या बोलते हैं इनको कि आपने क्या करना है, ये फीस्ट करते हैं ऑर्गेनाइज, पिग्स की मॉस स्लॉटरिंग की जाती है और पिग्स सर्व किया जाता है गेस्ट्स को। आसपास के विलेजेस के लोग इनवाइट किए जाते हैं और फीस्ट थ्रो किया जाता है। ये उसमें अपनी
प्रेस्टीज देखते हैं। लार्ज क्वांटिटी ऑफ फूड इज वेस्टेड, जितनी ज्यादा क्वांटिटी कोई ग्रुप वेस्ट करता है उसका प्रेस्टीज उतना ही हाई होता है, ऐसा उनका ट्राइबल्स का ये मानना है। तो मसाई ट्राइब की एग्जाम्पल है ट्रोबरियन आइलैंडर्स, पैपुआ न्यू गिनिया में रह रहे हैं। ये इनमें एक इम्पॉर्टेंट प्रैक्टिस की जाती है जिसको हम बोलते हैं कुला रिंग। कुला रिंग है क्या? ये एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है इनकी इकोनॉमिक सिस्टम का। इसमें दो चीजें, इसमें दो कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं, एक होता है मवाली, दूसरा होता है सुलावो। सुलावो मवाली क्या होता है, रेड शेल नेकलेस होता है, और दूसरा जो है वाइट शेल आर्म बैंड होता है। जब ये डिफरेंट आइलैंड्स के साथ इकोनॉमिक एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करते हैं, एक्सचेंज करते हैं, बार्टर सिस्टम को ये अडॉप्ट करते हैं, गुड्स को एक्सचेंज करते हैं, रोप्स एक्सचेंज करते हैं, कुछ फिशिंग एक्सचेंज करते हैं, नाइफ्स एक्सचेंज करते हैं, मिल्क प्रोडक्ट्स को एक्सचेंज करते हैं। तो इनमें क्या होता है देखो, आपको ये अंडरस्टैंड करना है, घबराना नहीं है। कॉन्टिन्यूटी में लेक्चर्स बोलना है विदाउट एनी ब्रेक, सोचना नहीं है, सोचना फास्ट सोचना है ताकि फास्ट सेंटेंसेस की आप फ्रेमिंग कर लो। तो आप देखोगे कि ये वहाँ पे फीस्ट ऑर्गेनाइज करते हैं, मैंने बताया आपको। और ये विलेज हेडमैन होता है इनका, ट्राइबल चीफ होता है, चीफडम होता है। तो ये वैसे यूनिटी में रहते हैं, कॉपरेशन इनमें आपस में करते हैं। तो लॉ इनका अनरिटन होता है, कोई कॉन्स्टिट्यूशन, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन इनका नहीं होता है। और जो लॉस होते हैं वो ओरली ट्रांसमिट किए जाते हैं एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन को। ये इनकी इकोनॉमिक लाइफ को दर्शाता है। मैंने बताया एक्सचेंज होते हैं डिफरेंट टाइप्स के। एक होता है रेसिप्रोसिटी, मीन्स आप गिविंग एंड टेकिंग की जाती है गुड्स एंड सर्विस की। एक इसकी डिफरेंट टाइप्स होते हैं। बैलेंस्ड रेसिप्रोसिटी इज वन, जिसका मतलब जनरलाइज्ड रेसिप्रोसिटी एक दूसरी टाइप है। इसको हम जनरलाइज्ड रेसिप्रोसिटी को मैं पहले डिस्कस करूंगा। जनरलाइज्ड रेसिप्रोसिटी क्या होता है, इसमें एक ग्रुप एक्सचेंज, एक ग्रुप गुड्स कुछ प्रोवाइड करता है, समथिंग गुड्स और सर्विस विदाउट, और वो एक्सपेक्ट नहीं करता इमीडिएट रिटर्न का, रिटर्न को एक्सपेक्ट नहीं करता है। और दूसरा बैलेंस्ड रेसिप्रोसिटी होता क्या है, इसमें एक ग्रुप एक्सचेंज करता है गुड्स एंड सर्विस विदाउट विथ एंड एक्सपेक्टिंग समथिंग इन रिटर्न इमीडिएटली। वो इसमें एक्सचेंज होता है गुड्स एंड सर्विस का ऑन द स्पॉट, इसको हम बोलते हैं जनरलाइज्ड रेसिप्रोसिटी। बैलेंस्ड रेसिप्रोसिटी, जनरलाइज्ड रेसिप्रोसिटी। एक होता है रीडिस्ट्रीब्यूशन, जो विलेज हेडमैन होता है वो गुड्स को कलेक्ट करता है ना, कलेक्ट करता है, उसके बाद फिर रीडिस्ट्रीब्यूट करता है लोगों के बीच में, और उनको वो कंज्यूम करते हैं। इसी को हम बोलते हैं रीडिस्ट्रीब्यूशन। एक्सचेंज है, रीडिस्ट्रीब्यूशन है, मार्केट सिस्टम है। अब ट्राइबल्स सोसाइटीज में भी मार्केट्स लगते हैं, वहाँ पे वीकली मार्केट्स लगते हैं, वहाँ पे आपको फेयर्स वहाँ पे ऑर्गेनाइज किए जाते हैं ट्राइबल सोसाइटी के द्वारा। तो प्रिमिटिव प्री एग्रीकल्चरल
लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी ये रहते हैं, ये इग्लिटेरियन इनका नेचर होता है। मीन्स कोई यहाँ पे आपको स्ट्रैटिफिकेशन नहीं मिलेगी, क्लास सोशल क्लास डिफरेंट क्लासेस के लोग नहीं मिलेंगे, सब एक ही क्लास के लोग मिलेंगे, इक्वल लोग मिलेंगे, किसी का स्टेटस हाई नहीं है, किसी का स्टेटस लो नहीं है, सभी इक्वल स्टेटस के हैं। इसका मतलब हो गया इग्लिटेरियन। इग्लिटेरियन का मतलब होता है इक्वल स्टेटस के हैं सारे के सारे मेंबर्स। तो ये एज ए एंडोगैमस ग्रुप होता है, ये अपने ही ट्राइब्स में शादी कोर जाते हैं, अपने ट्राइब्स के बाहर शादी नहीं करते हैं। क्लैन इनका होता है जो कि एक्सोगैमस ग्रुप होता है, मींस अपने क्लैन, एक जो इनका क्लैन होता है उस क्लैन के किसी भी मेंबर के साथ ये शादी नहीं करेंगे, बाहर क्लैन के बाहर ये शादी को एक्सपेक्ट करेंगे। तो ये इनका सिंपलर सोसाइटीज मैंने बताया आपको, पॉलिटिकल लाइफ है इनकी, इकोनॉमिक लाइफ है इनकी, ओके, इकोनॉमिक सिस्टम है। रिलीजियस की बात मैंने बताई, ट्राइबल्स की एग्जांपल बताई, हडजा ऑफ तंजानिया है, मसाई ट्राइब ऑफ केनिया है, उसके बाद न्यूज ऑफ सूडान है, ये सारे ट्राइबल ग्रुप्स हैं और ये प्रैक्टाइस करते हैं सिंपल, और ये एक कोऑपरेटिव यूनिट की तरह काम करते हैं। एक मेंबर दूसरे मेंबर्स के साथ कोऑपरेट करता है, वो हंटिंग करनी हो, ओके, फूड कलेक्शन करना हो या फिर एग्रीकल्चर प्रैक्टिस करना हो, तो हर एक मेंबर आपस में एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करते हैं और सेल्फ सफिशिएंट इकोनॉमिक यूनिट कहलाते हैं इनका जो ग्रुप होता है, क्योंकि ये ये अपने लिए फूड पैदा करते हैं खुद, ये किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होते हैं, तो सेल्फ सफिशिएंट इकोनॉमिक यूनिट्स कहलाते हैं। हाँ, कुछ आइटम्स के लिए ट्राइबल ग्रुप्स एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं, जैसे टोडास जो है वो पेस्टोरल सोसाइटीज है, ये मिल्क प्रोडक्ट्स बाकी जो ट्राइब्स हैं उनको ये प्रोवाइड करता है। टोडा एक ट्राइबल ग्रुप है नीलगिरी हिल्स का, खासी है, गारो है, मीनास ट्राइबल ग्रुप है राजस्थान का, आप देखोगे सुनोगे बहुत सारे बीपीएससी क्वालिफायर्स हैं मीना ट्राइबल ग्रुप से, इनको रिजर्वेशन मिलती है कॉन्स्टिट्यूशंस के द्वारा, इनको जो प्रेसिडेंट को डिसाइड करता है, किस गवर्नर रिकमेंडेशन देता है कि कौन कौन सी जो शेड्यूल कास्ट की लिस्ट में कौन कौन से ग्रुप्स फॉल करेंगे, और इन्हीं को स्पेशल प्रिविलेजेस प्रोवाइड की जाती हैं, इनको मिलती हैं कैटेगरीज का बेनिफिट इनको मिलता है, लेजिस्लेचर हो, पार्लियामेंट हो, जॉब अपॉर्चुनिटीज हो, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में इनको स्पेशल प्रिविलेजेस हैं, इनको फंडामेंटल राइट्स भी प्रोवाइड की है। ओके, फंडामेंटल राइट्स में आप देखिए राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन इनको मिलता है, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स इनको दिए गए हैं। ओके, एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी अंडर आर्टिकल 17, वो यहाँ पे नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट के डिफरेंट पैरामीटर्स हैं, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास के डिफरेंट प्रोविजंस हैं जिनका बेनिफिट शेड्यूल कास्ट पॉपुलेशन को मिलता है, शेड्यूल ट्राइब्स पॉपुलेशन को दिया जाता है। इनके खिलाफ एट्रोसिटीज प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट भी है, अगर कोई पाया जाता है शेड्यूल कास्ट के अगेंस्ट एट्रोसिटीज करता हुआ तो उसके खिलाफ अंडर लॉ कार्रवाई की जाएगी, स्ट्रिक्टली कार्रवाई की जाएगी एज पर लॉ। तो ये गवर्नमेंट ने इनको बेनिफिट्स प्रोवाइड किए हैं, इनको बेनिफिट्स प्रोवाइड किए हैं। तो मेरा मकसद है आपको रूबरू कराना एंथ्रोपोलॉजी के बारे में, इसकी डिफरेंट ब्रांचेस के बारे में। स्कोप एंथ्रोपोलॉजी का बहुत ज़्यादा है, कोई ऐसा सब्जेक्ट नहीं है यहाँ पे एंथ्रोपोलॉजी की एप्लीकेबिलिटी ना हो। इसकी स्कोप को देखना है तो हमें ब्रांचेस को डिस्कस करना पड़ेगा इस सेशन में, चाहे सोशियो कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी है, लिंग्विस्टिक एंथ्रोपोलॉजी है, आर्चियोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी है, ओके, और
और फिजिकल और बायोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी है, जहाँ पे हम हमारे बॉडी के ह्यूमन जेनेटिक्स को हम डिस्कस करते हैं। हम सोशल इंस्टीट्यूशंस को डिस्कस करते हैं। रेडक्लिफ ब्राउन स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म स्कूल ऑफ थॉट से बिलोंग करते थे। मेलिनोस्की फंक्शनल स्कूल ऑफ थॉट से बिलोंग करते थे कि कल्चर डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करता है। एक स्ट्रक्चर होता है, सोशल स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन किया है रेडक्लिफ ब्राउन ने। सिंबॉलिक एंड स्ट्रक्चरलिज्म को एक्सप्लेन किया है एडमंड लेवी स्ट्रॉस ने और एडमंड लीच ने। इसमें बताया कि जो कल्चर है, हमारे माइंड का स्ट्रक्चर कैसा है वो डिसाइड करता है कि हमारा कल्चर कैसा होगा। हमारे थॉट्स का स्ट्रक्चर एक्सप्लेन करता है कल्चर के स्ट्रक्चर को। तो जैसे थॉट्स का स्ट्रक्चर होगा वैसा ही कल्चर का स्ट्रक्चर होगा। फ्रांस बोस जो कि फादर कहे जाते हैं अमेरिकन एंथ्रोपोलॉजी के, इन्होंने इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स दिए थे। कल्चरल रिलेटिविज्म और कल्चरल एथनोसेंट्रिज्म जो था वो कहता है कि कल्चर को सुपीरियर और इन्फीरियर डिसाइड करता है। एथनो कल्चरल रिलेटिविज्म कहता है कि कोई भी कल्चर सुपीरियर या इन्फीरियर नहीं होता। अगर कल्चर को अंडरस्टैंड करना है तो पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन से कल्चर को अंडरस्टैंड किया जा सकता है। इथनोग्राफर्स जो हैं इथनोलॉजी स्टडी करते हैं, वेरियस ट्राइबल ग्रुप्स को स्टडी करते हैं। जैसे एन के बॉस हैं, उन्होंने बुक लिखी थी ट्राइबल मेथड्स ऑफ ह्यूमन एब्जॉर्प्शन। ओके, स्ट्रक्चर एम एन श्रीनिवासन ने बुक लिखी थी और इन्होंने बताया कि कैसे वेस्टर्नाइजेशन का मतलब क्या है, संस्कृताइजेशन का मतलब क्या है। संस्कृताइजेशन में कैसे लोअर कास्ट people are adopting the belief system, the practices, the tradition क्या है, जो ancient टाइम से, पुराने टाइम से जो प्रैक्टिसेस चलती आ रही हैं उनको बोलते हैं ट्रेडिशन। तो ये ट्रेडिशनल भी बड़े ही स्ट्रॉन्ग होते हैं। तो हमने देखा कि चाहे वो कल्चर की स्टडी करनी है, सिविलाइजेशन की कल्चर की स्टडी करनी है, चाहे बी टाइलर की डेफिनेशन की को बात करें, चाहे मैं बताऊं आपको बैरियर एल्विन जिन्होंने कहा था कि आइसोलेशनिस्ट अप्रोच को दिया था, और जीएस गुरे ने इंटीग्रेशनिस्ट अप्रोच को दिया कि ट्राइबल्स को फॉरेस्ट में ही रहने दो, इनको नहीं छेड़ने की ज़रूरत है, इनको अपने लाइफ में रहने दो। कल्चर इज वे ऑफ लिविंग, इनको अपने ही कल्चर में रहने दो। इंटीग्रेशनिस्ट अप्रोच कहती है कि ट्राइबल्स बेसिकली बैकवर्ड हिंदूज हैं, तो इनको अपने साथ मिलाने की ज़रूरत है, इनको हम आइसोलेट करके नहीं रख सकते। ओके, तो आप देखिए नेशनल पार्क कहीं पे बनता है तो इनको प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ जाती हैं। कहीं पे माइनिंग शुरू होती है, कहीं पे कोई प्रोजेक्ट शुरू होता है माइनिंग का, तो ट्राइबल्स को प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है। इनको इनको लैंड डिसइंटीग्रेशन, लैंड एलिनेशन इनको फेस करना होता है। इनको लैंड इनसे छीन ली जाती है और इनको कहीं और जगह माइग्रेट करना पड़ जाता है, और फिर वहाँ पे इनको प्रॉपर कंपेंसेशन दी नहीं जाती। गवर्नमेंट का ये ड्यूटी बनती है कि इनको टाइमली कंपेंसेशन दे दिया जाए। इनका रिलेशन जो है जो अभिजीत बेले ने पढ़ा था, ट्राइबल कास्ट कॉन्टिन्यूम, सॉरी नो, नेचर मैन स्पिरिट कम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट एलपी विद्यार्थी ने एक्सप्लेन किया था। और ट्राइब्स का एक इम्पॉर्टेंट रिलेशन है फॉरेस्ट्स के साथ, और ये इनका स्पिरिट्स है, मेलर के स्पिरिट्स होता है, उसका नाम है गोसाइयाँ, जिनकी ये वर्शिप करते हैं। इनका सोशल स्ट्रक्चर है, मैरिजेस परफॉर्म करते हैं, कुछ
मैट्रीलिनियल सोसाइटीज हैं, कुछ पैट्रीलिनियल सोसाइटीज हैं, कुछ पैट्रीलोकल फैमिलीज हैं, कुछ मैट्रीलोकल फैमिलीज हैं, कुछ न्यूक्लियर फैमिलीज हैं, कुछ जॉइंट फैमिलीज हैं। अब विमन को एजुकेट करना है और विमन जॉब कर पाती है, बट जॉइंट न्यूक्लियर फैमिली में विमन के लिए जॉब करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि उसको फैमिली को भी सपोर्ट करना है, बच्चों को भी पालना है। इसलिए जेंडर इक्वालिटी के ऊपर सभी डिस्कस करते हैं कि विमेंस को भी इक्वल राइट्स मिलने चाहिए। अब न्यूक्लियर फैमिली में ये होता था, ग्रैंडफादर लुक आफ्टर करते थे चिल्ड्रन को, और बोथ हस्बैंड एंड वाइफ, बोथ पेरेंट्स, फादर एंड मदर, they do job, they are employed in the private or in the public sector. न्यूक्लियर फैमिली में, जॉइंट फैमिली में ये प्रॉब्लम नहीं आती, बट न्यूक्लियर फैमिली में ये प्रॉब्लम बहुत लेवल तक है ये प्रॉब्लम। हम वेस्टर्नाइजेशन, हम वेस्टर्न्स के लोगों को, हम फूड हैबिट्स, ट्रेडिशंस, बिलीफ सिस्टम उनके हम अडॉप्ट करते हैं, हम उनको अपनाते हैं। चाहे आप देख लीजिए, आपको शांत नहीं होना है और एक लगातार अपने आइडियाज को, कॉन्सेप्ट्स को एक्सप्लेन करना है डिफरेंट डिफरेंट वेज में। तो मैं आपको बता दूं कि डिफरेंट आइडियाज हैं, डिफरेंट थॉट्स हैं, डिफरेंट स्टैटिस्टिक्स हैं। तो आप देखिए कि पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन फील्ड वर्क का ट्रेडिशन एंथ्रोपोलॉजी में बहुत मायने रखता है। पहले फर्स्ट हैंड डेटा कलेक्ट करने में बिलीव करता है और कल्चरल रिलेटिविज्म को अपनाने के लिए कहता है, जोर के ऊपर फोकस करता है। कल्चरल रिलेटिविज्म, कोई भी कल्चर सुपीरियर या इंफीरियर नहीं होता, कल्चर को अंडरस्टैंड करना इथनोग्राफर का काम है। इथनोलॉजी स्टडी करना किसी भी ग्रुप की, रूरल सोसाइटी की स्टडी करना, ट्राइबल सोसाइटी की स्टडी करना, अर्बन सोसाइटीज की स्टडी करना। अब एंथ्रोपोलॉजी सिर्फ ट्राइबल्स को ही फोकस नहीं करता, रूरल सोसाइटीज में भी फोकस करता है, अर्बन सोसाइटीज में भी फोकस करता है। जो सोशल कल्चरल स्ट्रक्चर, जो हमारा ट्रेडिशनल सोशल सिस्टम है, जिसमें हम वर्नास पढ़ते हैं, आश्रम्स पढ़ते हैं। वर्नास है क्या? ये एक सोशल स्ट्रैटिफिकेशन है। सोसाइटी के अंदर दो वर्नास हैं, एक तो द्विजा बॉर्न है कास्ट, और एक है सिंगल बॉर्न कास्ट। मीन्स यहाँ पे उपायनाम सेरेमनी की जाती है, जो पहले तीन जो वर्नास हैं, लास्ट वर्ना के पास ये प्रिविलेज नहीं है कि उपमन्या सेरेमनी को वो कर सके, में पार्टिसिपेट कर सके। और वहाँ पे अगर पार्टिसिपेट नहीं कर सकता तो एजुकेशन का राइट भी नहीं है उनको। उनको 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 जो है, उनको सर्विस प्रोवाइड करनी है अपर थ्री कास्ट को, जैसे वर्ण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, और चार वर्णास हैं। तो ये वर्णास का शुरुआत ऋग्वेदिक टाइम पीरियड में हुई है। ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है, शूद्रास है, तो उनको वर्शिप का कार्य असाइन किया गया है। क्षत्रिय को वारफेयर करने के लिए कहा गया है, वैश्यास को एग्रीकल्चर प्रैक्टिस करने के लिए कहा गया है, बिजनेस एक्टिविटी को करने के लिए कहा गया है। शूद्रास को क्लीनलीनेस के काम करने के लिए उनको बताया गया है। तो ये डिवीजन है, लेबर डिवीजन, ये लेबर डिवीजन का काम करता है, और सोसाइटी के अंदर एक सॉलिडारिटी बनी रहती है, एक कोऑपरेटिव यूनिट की तरह काम करती है सोसाइटी, कोई कन्फ्लिक्ट नहीं होता है। लेकिन जो लोअर कास्ट के लोग थे, उनके पास कोई मौका नहीं था कि वो अपर कास्ट जैसा बन सके। तो इसीलिए उन्होंने क्या किया, बहुत सारे जो रिलीजियस ग्रुप्स यहाँ पे आए, जैसे इस्लाम आया बाहर से, जैसे क्रिश्चियनिटी को प्रोपेगेट किया क्रिश्चियन मिशनरी से ने, तो इन्होंने कन्वर्ट किए ताकि इनको इक्वलिटी
की इम्पोर्टेंस बताई, इनको एग्रीकल्चर की इम्पोर्टेंस बताई। जैनिज्म ने इनको एट्रोसिटीज से इनको दूर रखा ताकि इनके ऊपर एट्रोसिटीज ना हो, क्योंकि हाइपर कास्ट के लोग ये मानते थे, लोअर कास्ट के लोग, कि हमारे ऊपर अपर कास्ट के लोग एट्रोसिटीज करते हैं, इसलिए इन्होंने हिंदू रिलीजन को छोड़ के कई कुछ कन्वर्ट्स हो गए, कुछ जैनिज्म बन गए, कुछ बुद्धिस्ट को अपना लिया, कुछ ने इस्लाम को अपना लिया, कुछ ने क्रिश्चियनिटी को अपना लिया। क्रिश्चियन मिशनरीज ने एजुकेशन प्रोवाइड की, कॉलेजेस को सेटअप किया, हेल्थ प्रोवाइड की, मुस्लिम्स ने बहुत सारे हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स प्रोवाइड किए, एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिटी प्रोवाइड की इंडिया को। ओके, जैनिज्म ने एग्रीकल्चर के ऊपर फोकस किया, बुद्धिज्म ने इक्वालिटी के ऊपर फोकस किया। ओके, तो जो लोअर स्टेटस के लोग थे उनको ऊपर हायर स्टेटस प्रोवाइड करने के लिए इन्होंने अपने रिलीजन में कन्वर्ट किया। तो गाइस, आप देखिए किस तरह से आपके आइडियाज निकल रहे हैं। आपको इसी तरह से आपने अपनी नॉलेज लेवल, अपनी थिंकिंग लेवल आपने अपनी बढ़ानी है, अपना कंट्रीब्यूशन करना है। मोर एंड मोर कंट्रीब्यूशन तभी होगा जब आप ज़्यादा से ज़्यादा रीडिंग करोगे, वॉचिंग करोगे। अब देखिए, हम जेनेटिक्स है क्या, हम जेनेटिक कोड होता है जीन्स के अंदर, इंस्ट्रक्शंस होती हैं कि बॉडी की स्ट्रक्चरिंग कैसे होगी, बॉडी की फंक्शनिंग कैसे होगी, डिफरेंट ऑर्गन्स की फंक्शनिंग कैसे होगी, ये जीन्स डिसाइड करता है। इसमें एक मैसेंजर आरएनए होता है जो मैसेज लेके जाता है, डीएनए से जाता है राइबोसोम्स में, और उसको बताता है कि आपने ये प्रोटीन्स तैयार करना है, फिर इस प्रोटीन की सिंथेसिस करनी है। और फंक्शनिंग जो होती थी डिफरेंट ऑर्गन्स की, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है जीन्स। जीन्स हमारे अंदर बॉडी के अंदर 20,000 से ज़्यादा जीन्स हैं हमारे बॉडी के अंदर। कुछ क्रोमोसोम्स के ऊपर 1000 जीन्स हैं, कुछ क्रोमोसोम्स के ऊपर 200 से 300 जीन्स प्रेजेंट होते हैं। ये रॉड शेप्ड स्ट्रक्चर से होते हैं, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर से होते हैं, और ये प्रेजेंट होते हैं न्यूक्लियस ऑफ द सेल में प्रेजेंट होते हैं। और जब इसमें कोई स्ट्रक्चर में, कोई लोकेशन में कोई अबनॉर्मलिटीज आ जाए तो उसको हम बोलते हैं क्रोमोसोमल अबनॉर्मलिटीज, उसको हम बोलते हैं फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर्स, जैसे क्लीन फिल्टर सिंड्रोम है, जैसे टर्नर सिंड्रोम है, जैसे सुपर फीमेल है, इंटरसेक्स है, जैसे, और इसके साथ ही इसको हम बोलते हैं सेक्स क्रोमोसोमल अबनॉर्मलिटीज। और उसका दूसरा टाइप है इसका ऑटोसोमल अबनॉर्मलिटीज, जिसमें हम पढ़ते हैं डाउन सिंड्रोम है, एडवर्ड सिंड्रोम है, पटाउ सिंड्रोम है। जब क्रोमोसोम्स आपको 2 की जगह 3 क्रोमोसोम्स प्रेजेंट हों, क्रोमोसोम्स आपको मैंने बताया ये पेयर्स में एग्जिस्ट करते हैं, तो आप जीन्स बी के 2 एलीलीज होते हैं, एक एलीली मदर साइड से आता है, एक एलीली फादर साइड से आता है, और ये क्या एलीली एक्टिव है इनएक्टिव है उसको हम बोलते हैं जेनेटिक इम्प्रिंट्स। तो बॉडी फैक्ट्स हम पॉपुलेशन ग्रुप में वैरी करता है। जेनेटिक ड्रिफ्ट से क्या होता है कि लोग दूसरे इलाकों में चले जाते हैं, वहां रहते हैं, आपस में मीटिंग करते हैं और स्पीशिएशन हो जाती है, न्यू स्पीशीज का मर्ज हो जाता है। तो ये है स्पीशिएशन, हम बंदरों से अलग हो गए, हम ह्यूमंस बन गए, तो ये क्या है, इसको हम बोलते हैं स्पीशिएशन, नए स्पीशीज का बन के तैयार हो जाना। तो हमने डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स भी पढ़ते हैं एवोल्यूशनरी बायोलॉजी में, डोल्स रूल पढ़ा है, कॉप्स रूल पढ़ा है, अडेप्टिव रेडिएशन है, मोसाइक एवोल्यूशन है। ओके, तो ये पैरेललिज्म है। तो ये एवोल्यूशनरी बायोलॉजी के इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं एवोल्यूशनरी। हम बोल सकते हैं कि एवोल्यूशन के आप बताइए कि क्या है एवोल्यूशनरी के एविडेंसेस, दीजिए एविडेंसेस, दे दीजिए एविडेंसेस, दे दीजिए एवोल्यूशंस के एविडेंसेस दे दीजिए। तो एक, जैसे आप किसी को उंगली दिखा के किसी को आप कुछ बात करते हो, तो आप एमपी, बिहार और उड़ीसा वाली साइड अगर आप उंगली दिखाते हो तो उसको गलत वे ऑफ कम्युनिकेशन उसको कहा जाता है, नेगेटिव वे ऑफ कम्युनिकेशन इसको कहा जाता है। तो यही कारण है कि ये एवोल्यूशन के प्रूफ है, यही कारण एवोल्यूशन के प्रूफ है, क्योंकि बेसिकली
जो काम होता है। अब देखिए अपेंडिक्स का काम क्या होता था, पहले हम रॉ फूड्स खाते थे तो कुक्ड फूड नहीं था क्योंकि फायर को कंट्रोल करना नहीं सीखा था। होमो इरेक्टस ने सबसे पहले फायर को कंट्रोल करना सीखा। बताओ मेरे को किसने फायर को कंट्रोल करना सीखा? होमो इरेक्टस ने फायर को कंट्रोल करना, फायर की डिस्कवरी की, इसको कंट्रोल करना सीखा। तो रॉ फूड के लिए अपेंडिक्स की जरूरत होती थी। अब कोई पेन होती है तो डॉक्टर्स उसको अपेंडिक्स को रिमूव कर देते हैं, क्योंकि अब हम कुक्ड फूड खाते हैं तो हमें अपेंडिक्स की जरूरत नहीं है। इसको बोलते हैं वेस्टिजियल, वेस्टिजियल ऑर्गन्स इसको बोलते हैं। इसकी अब नो लॉन्गर इसकी अब नीड जो है, नो लॉन्गर इट इज नीडेड नाउ। तो ये हम समझते हैं इकोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी में, हम समझते हैं कि आपको ट्राइबल ग्रुप्स पढ़ने हैं, मसाई ट्राइब्स हैं। इकोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी हम किस तरह से वाइसो डायलेशन होता है, वैसो कंस्ट्रिक्शंस होता है, पायरो इलेक्शन होता है, पायरो इरेक्शन होता है, पायरोफिल इलेशन होता है ना। तो वैसो कंस्ट्रिक्शन होती है, वैसो डायलेशन होता है ना। तो एक हेमोग्लोबिन क्वांटिटी बढ़ जाती है, हेमोग्लोबिन की क्वांटिटी घट जाती है। हेमोग्लोबिन हायर एल्टीट्यूड में ज़्यादा होता है क्योंकि ऑक्सीजन को कैरी करना होता है, तो उसके लिए हेमोग्लोबिन ज़्यादा बनता है ना। तो आप देखेंगे इसमें पैरू जो इनकी हम बर्गमैन्स रूल है, कहता है कि बॉडी कोल्ड रीजन में रह रहे लोगों की बॉडी स्टॉकी होती है, और एलन्स रूल कहता है जो हॉट रीजन में रहते हैं उनके लेग्स और आर्म्स जो है वो लॉन्गर होती हैं, क्योंकि उनको हीट को रिलीज करना होता है। और स्टॉकी बॉडी का काम क्या होता है, वो हीट को कंजर्व करके रखती है। इसीलिए कोल्ड रीजन में जो बॉडीज हैं वो स्टॉकी होती हैं, और हॉट रीजन में बॉडी जो है वो थिन होती है, और हीट डिसिपेशन ज़्यादा करना होता है वहाँ पे। तो फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स होता है हॉट रीजन में, कोल्ड रीजन में, और हायर एल्टीट्यूड में लंग की कैपेसिटी ज़्यादा होती है, क्योंकि ऑक्सीजन तो प्रेजेंट होती है लेकिन प्रेशर लो होता है। तो सांस ब्रीथिंग बढ़ जाती है क्योंकि ऑक्सीजन की कमी को पूरा करना होता है। इसको अगर नहीं हो तो हाइपोक्सिया होने के चांसेस हो जाते हैं। आयरन की कमी होता है, एनीमिया हो जाता है। सिकल सेल एनीमिया, डिस्क शेप्ड रेड ब्लड सेल्स की जगह ये सिकल शेप्ड रेड ब्लड सेल्स हो जाते हैं, इसमें बीमारी हो जाती है और डेथ होने की संभावना भी रहती है। इकोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी, अब देखिए इकोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी में एनवायरनमेंट के रोल को हमने समझा, न्यूट्रिशन खाए डाइट को फर्टिलिटी को इम्पैक्ट करता है। फर्टिलिटी, फेकलिटी, हमारे डेमोग्राफिक वेरिएबल्स को इम्पैक्ट करते हैं। मोर्टालिटी, बर्थ रेट क्या है, डेथ रेट क्या है, मोर्टालिटी क्या है, मोर्टालिटी क्या है, नेटालिटी क्या है, फर्टिलिटी रेट क्या है, फेकलिटी रेट क्या है। ये सारी फैक्टर्स जो है पॉपुलेशन को वेरी करते हैं। हमारी बहुत सारी डेमोग्राफिक थ्योरीज है, एजिंग की थ्योरीज है, सेनिसिन्स की थ्योरीज है। तो कैसे हमारी बॉडीज जो है वो फिजिकल डेवलप करती है, इमोशनल डेवलप करती है ना। सोशो कल्चरल डेवलपमेंट हमारी बॉडीज की होती है। तो आपको ये चीज़ों को अंडरस्टैंड करना होगा, समझना होगा, अंडरस्टैंड करना होगा। फेशियल एक्सप्रेशन आपको सही करके रखना है। आपने चेहरे जो है, टेढ़े मेढ़े चेहरे जो हैं वो आपने नहीं बनाने हैं। तो इसका कारण यही है कि करना क्या है, जब आपको समझना है, चीज़ों को अंडरस्टैंड करना है, एंथ्रोपोलॉजी पढ़नी ही पड़ेगी, एंथ्रोपोलॉजी को अंडरस्टैंड करना ही पड़ेगा। तो हम देखते हैं नर्मदा मैन की डिस्कवरी हुई थी, ये होमो इरेक्टस है इंडिया का, तो ये नर्मदा में हुई थी, शिवालिक हिल्स में। रामापिथिकस सिल्वापिथिकस के ये इनके ये मायोसिन पीरियड के एप्स हैं ये। इनको ओरेंगुटन, ये ओरेंगुटन के एंसेस्टर्स माने जाते हैं, रामापिथिकस सिल्वापिथिकस। और जो रामापिथिकस है वो फीमेल वर्जन है शिवा पिथिकस। नवपिथिकस जब वो फीमेल वर्जन है शिवापिथिकस का। तो ये फुट हिल्स ऑफ द हिमालयाज में हमें ये मिले हैं, तो इनकी डिस्कवरी की। तो ये डिस्कवरी ह्यूमन एवोल्यूशन इंडिया में भी हुई है, उसको ये एक्सप्लेन करते हैं। ओल्ड दुबई जॉर्ज में हमें स्टोन टूल्स मिलते हैं, ओल्ड वन स्टोन टूल्स मिलते हैं। सेंट एचुअल एक साइट है, सेंट एबिबिली एक साइट है,
एबिवेनियन स्टोन टूल इंडस्ट्री का नाम सेंट एबिबिली पे पड़ा है, और ले मोस्टीरियन स्टोन टूल इंडस्ट्री का नाम ले मोस्टियर जगह है एक फ्रांस में। तो क्रेव शेल्टर्स में ये रहते थे, रॉक शेल्टर्स में भी रहते थे, डांसिंग करते थे, पेंटिंग करते थे, हंटिंग सीन्स को डिपिक्ट करते थे केव्स की दीवारों के ऊपर, और हंटिंग सीन्स को डिपिक्ट करते थे, फॉरेजिंग करते थे, फूड कलेक्शन करते थे। फूड की कमी होने लगी, फूड की कमी होने लगी तो इनको अब फूड क्रॉप्स के ऊपर डिपेंडेंट रहना था। मैमथ्स के मरने लगे, बाइसन्स मरने लगे, डायनासोर्स के हमें बहुत सारे एविडेंसेस मिलते हैं। तो डायनासोर्स यहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं। तो आप देखेंगे कि बहुत सारे ये आप इनको समझिए कि किस तरह से अब स्पीसीज जो है वो थोड़े ही रह गए हैं, स्पीसीज जो है थोड़े ही स्पीसीज अब रह गए हैं। अब होमो इरेक्टस के स्पीसीज हमें मिले हैं, तो अलग अलग आर्कियोलॉजिस्ट ने पैलियोंटोलॉजिस्ट ने इनकी डिस्कवरी की और इनके कैरेक्टरिस्टिक्स को स्टडी किया। अगर इनका ऑर्डर ऑफ सीक्वेंस पढ़ें तो सबसे पुराने थे एस्ट्रालोपिथिकस, उसके बाद आए होमो इरेक्टस, होमो इरेक्टस के बाद आए निएंडरथल्स, और निएंडरथल्स के बाद आए होमो सैपियंस। होमो सैपियंस की स्पीसीज की बताऊं मैं, ग्रिमाल्डी है, क्रो-मैग्नोन है, चार्ल्स लिड है। ओके, तो निएंडरथल्स की बात करें, दो स्पीसीज थे, माउंट कार्मल थे जो कि इजराइल में मिले, और ला चैपले अक्सेंट फ्रांस में एक साइट है, वहां पे ये निएंडरथल का स्पीसीज मिला। डेनिसोवन्स है हमारे बीच में, इनके इनके डीएनए है हमारे बीच में, निएंडरथल्स यूरोपियंस के बीच में निएंडरथल्स का डीएनए मौजूद है। इसलिए कह सकते हैं कि रीजनल थ्योरी, रीजनल रीजनल एवोल्यूशन थ्योरी की बात करें, माइग्रेशंस की बात करें, रीजनल कॉन्टिन्यूटी मॉडल एक्सप्लेन करता है। ओके, कॉन्टिन्यूटी मॉडल वो अलग चीज को एक्सप्लेन करता है। होमो इरेक्टस वहां से गए दूसरी जगहों में, और वहां पे वो इवॉल्व हो गए, होमो सैपियंस बन गए, और होमो सैपियंस यहाँ से गए और दूसरी जगह में अफ्रीका में गए, यूरोप में गए, एशिया में गए, और यहाँ यहाँ जो वहाँ पे आर्किक स्पीसीज थे, ह्यूमन स्पीसीज थे, उनको इन्होंने रिप्लेस कर दिया, चाहे वो डेनिसोवन्स हो, चाहे वो हो सकता है इनको रिप्लेस कर दिया, चाहे एनवायरनमेंट ऐसा हो गया, क्लाइमेट ऐसा हो गया कि ये इन एक्सटिंक्ट हो गए, ये एक्सटिंक्ट हो गए, ये उसको उसमें सरवाइव ही नहीं कर पाए, ये उसमें सरवाइव ही नहीं कर पाए। ओके, तो क्लाइमेट जो है वो चेंज हो गया। ओके, तो आपको रुकना नहीं है, आपको 1 घंटे तक लगातार वीडियो बनानी पड़ेगी, लगातार वीडियो बनानी है 2 घंटे तक बिना ब्रेक के आपने बोलना है, समझना है। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं कि आश्रम्स जो है क्या है, स्टेजेस है हमारी लाइफ की, हमें कब लिबरेशन प्राप्त करना है बर्थ और डेथ से, हमें संन्यास आश्रम में कब जाना है, हमें हमें ब्रह्मचार्य में कब जाना है, जब वो एजुकेशन अटेन करता है, उपायन सेरेमनी की जाती है ब्रह्मचार्य, फिर उसके बाद गृहस्थ आश्रम में जाना है, जब वो क्या करता है, मॉरल ड्यूटी अपनी पूरी करता है, मॉरल ड्यूटी करता है, और मटेरियल पोजेस करता है, अपने डिजायर्स को फुलफिल करता है। ओके, धर्म, अर्थ, काम, वो इमोशनल डिजायर्स अपने फुलफिल करता है, साइकोलॉजिकल डिजायर्स फुलफिल करता है, सेक्सुअल डिजायर्स को फुलफिल करना होता है। ओके, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष मीन्स वो लिबरेशन के लिए उसको अच्छे गुड डीड्स करने पड़ेंगे, कर्मा करना पड़ेगा। अगर कर्मा उसका पास्ट कर्मा ठीक अच्छा होगा तो वो मोक्ष को प्राप्त करेगा, अगर पास्ट कर्मा सही नहीं होगा तो वो मोक्ष को प्राप्त नहीं करेगा। इसी को हम बोलते हैं, इसी को हम बोलते हैं। तो मैं आपको बता दूं, आप एंथ्रोपोलॉजी के साथ साथ आपको पेपर पढ़ना चाहिए, द हिंदू पढ़ो, बहुत बढ़िया शानदार पेपर है। अब मैं आगे आगे हिंदू न्यूज़पेपर के ऊपर वीडियोस बनाऊंगा, उसको एनालिसिस करना है, उसको कैसे रीड आउट करना है उसके बारे में मैं बताऊंगा, और
एथिक्स के ऊपर भी मैं लेक्चर बनाऊंगा, किस तरह से आपने एथिक्स की प्रेपरेशन करनी है। ठीक है, चलो हम टॉपिक पे ही आते हैं। एंथ्रोपोलॉजी को किस तरह से प्रिपेयर करना है, आपको प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस को एनालाइज करना है, स्टडी करना है, तभी आके आपको अच्छे मार्क्स मिल पाएंगे, तभी आप क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने के लिए आप सक्षम हो जाओगे। अभी 45 मिनट्स का ही लेक्चर हुआ है, अभी एक कवर होने के लिए 15 मिनट्स अभी भी बचे हुए हैं। तो आप देखिए, इनको आप अंडरस्टैंड करिए। चलिए हम थोड़ा सा जो देख लेते हैं, नंबर है, नंबर की बुक को, इकोनॉमिक सिस्टम को मैंने एक्सप्लेन किया। ओके, इकोनॉमिक सिस्टम को हमने एक्सप्लेन किया। ठीक है, तो अब देखिए क्या होता है इकोनॉमिक सिस्टम, उसको हमने पढ़ा। किस तरह से इकोनॉमिक प्रोडक्शन, इन 3 तरह की जो है इकोनॉमिक, 4 मेन टाइप्स का इकोनॉमिक प्रोडक्शन होता है, जो मैंने बताया था। 4 मेन टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक प्रोडक्शन। एक होता है डोमेस्टिक इकोनॉमिक प्रोडक्शन, एक होता है फैमिलियल मोड ऑफ प्रोडक्शन। आपकी एक फैमिली है तो फैमिली के अंदर आप रह के, फैमिली के अंदर रह के आप क्या प्रोडक्शन करते हैं, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। आप फैक्ट्रीज में क्या प्रोड्यूस करते हैं, वो आता है इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। ओके, तो ये उसके बाद आता है पोस्ट इंडस्ट्रियल, ट्रिब्यूटरी और पोस्ट इंडस्ट्रियल। पोस्ट इंडस्ट्रियल जैसे यूएस इकोनॉमी है, अब जो अदर डेवलप्ड इकोनॉमीज हैं वो मूव कर रहे हैं इंडस्ट्रियलाइजेशन से पोस्ट इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ। ओके, पोस्ट इंडस्ट्रियलाइजेशन में क्या हो रहा है, डिजिटल डिजिटल इंडिया का कॉन्सेप्ट ग्रो कर रहा है। डिजिटल प्लेटफॉर्म को, एआई का यूसेज हो रहा है, रोबोट्स का इस्तेमाल हो रहा है, दैट इज कॉल्ड पोस्ट इंडस्ट्रियलाइजेशन। तो 4 तरह की प्रोडक्शंस होती हैं। तो होता क्या है, अब वो रिसोर्सेस होते हैं, है ना, वो रिसोर्सेस को हमें कन्वर्ट करना होता है। हमारे पास फूड के रिसोर्सेस हैं, रॉ मटेरियल है, उसको फूड्स में कन्वर्ट करना है। हमें टूल्स रिसोर्सेस को बनाने हैं, है ना, गुड्स को बनाना है, फूड हो गया, टूल्स हो गया, और दूसरे गुड्स को बनाना है। तो अब कन्वर्शन जो करना होता है रिसोर्सेज का, रिसोर्सेज के कन्वर्जन को हम बोलते हैं, अब फूड रिसोर्सेज होते हैं, अब टूल्स होते हैं, गुड्स के रिसोर्सेज होते हैं। अब इनको कन्वर्ट करने को हम क्या बोलते हैं, इनको हम प्रोडक्शन बोलते हैं। तो इकोनॉमिक प्रोडक्शन की बात करें, डोमेस्टिक प्रोडक्शन है। तो ठीक है, तो अब देखिए जितनी भी सोसाइटीज हैं, ठीक है, तो उनमें फैमिली और किनशिप मोड ऑफ प्रोडक्शन, डोमेस्टिक मोड ऑफ प्रोडक्शन होता है। ओके, उनका काम क्या होता है, मेंबर्स का काम होता है फूड को कलेक्ट करना, फूड को, ठीक है, और अपने लिए शेल्टर को तैयार करना, शेल्टर को प्रोड्यूस करना। ठीक है, तो इंडस्ट्रियल का काम क्या है, तो होता क्या है कि आप इंडस्ट्रियलिस्ट सोसाइटीज जो होती है, एक वो क्या करती हैं, वो रिलाई करती हैं मैकेनाइज्ड प्रोडक्शन, मींस टेक्नोलॉजी के जरिए प्रोडक्शन की जाती है एग्रीकल्चर में एज वेल एज इन फैक्ट्रीज में, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। ओके, तो पोस्ट इंडस्ट्रियल इकोनॉमीज, रॉबर्ट्स देयर देन पीपल डू मच ऑफ द वर्क इन फैक्ट्रीज, रॉबर्ट्स काम करते हैं, कंप्यूटर्स काम करते हैं देन मोस्ट ऑफ द पीपल। ओके, तो ये आ गया पोस्ट इंडस्ट्रियल। तो टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक प्रोडक्शन आपको पता होना चाहिए। ओके, तो एवरी सोसाइटी की एक टेक्नोलॉजी होती है। अब टेक्नोलॉजी क्या है, व्हाट इज अ टेक्नोलॉजी, अ सेट ऑफ प्रैक्टिकल टूल्स एंड स्किल्स विथ विच इट्स कन्वर्ट्स रिसोर्सेज इनटू फूड एंड अदर गुड्स। ओके, तो आप डिगिंग स्टिक्स का इस्तेमाल करते हैं, हारपून्स का इस्तेमाल करते हैं, नेट्स का इस्तेमाल करते हैं, ट्रैप्स का इस्तेमाल करते हैं, हारपून्स का इस्तेमाल करते हैं, डिगिंग स्टिक्स का इस्तेमाल करते हैं, ये टेक्नोलॉजी है। अब टेक्नोलॉजी का मतलब क्या होता है, प्रैक्टिकल, ए सेट ऑफ टूल्स, ए सेट ऑफ प्रैक्टिकल टूल्स एंड स्किल्स को हम क्या बोलते हैं, टेक्नोलॉजी। ए सेट ऑफ प्रैक्टिकल टूल्स एंड स्किल्स को हम क्या बोलते हैं, टेक्नोलॉजी। सेट ऑफ प्रैक्टिकल टूल्स एंड स्किल्स को हम क्या बोलते हैं, टेक्नोलॉजी बोलते हैं। ये आपको पता होना चाहिए। ओके, अब सोसाइटी किस किस तरह की है, इंटेंसिव एग्रीकल्चरिस्ट सोसाइटी है, कॉलोनियलिज्म है, द स्टेट है, द लैंड राइट्स है, हॉर्टिकल्चरिस्ट हैं, फोरेजर्स हैं। फोरेजर्स का काम क्या होता है, तो बहुत सारे नेचुरल रिसोर्सेज, क्या क्या है नेचुरल रिसोर्सेज,
वाटर है, लैंड है, प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, मिनरल्स हैं। ओके, सो अब किस तो अब एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस अमंग द रिसोर्सेस कैसे एलोकेट करना है ना। फोरेजर्स क्या होते हैं, वो इंडिविजुअल्स एंगेज्ड इन कलेक्टिंग फूड कलेक्टिंग। हॉर्टिकल्चरिस्ट्स होते हैं इंडिविजुअल्स एंगेज्ड इन यूज ऑफ do not own, they do not own land. Okay, so they use simple tools to create food. Horticulturists, okay, the use of particular product to individuals or families. So most particular move on to other formidable land because they depleted the soil for nutrients in one area. So फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल नहीं करते। ओके, व्हेन दे स्लैश एंड बर्न वेजिटेशन, हॉर्टिकल्चरिस्ट जैसे मैं बताऊं स्लैश एंड बर्न कल्टीवेशन, स्लैश एंड बर्न वेजिटेशन पे ये रिलाई करते हैं, स्लैश एंड बर्न वेजिटेशन पे रिलाई करते हैं, डिगिंग करते हैं डिग स्टोन से। एंड्स जो हैं हनी एड्स कलेक्ट करते हैं। एंड्स क्या है, सोर्स ऑफ प्रोटीन्स है, फैट्स हैं, किन के लिए, अबोरिजिनल विमेंस के लिए। ओके, अब देखिए पैस्टोरलिस्ट सोसाइटी, ये पैस्टोरल इंडिविजुअल्स वो होते हैं जो कि डोमेस्टिकेशन करते हैं एनिमल्स की। ओके, तो एग्रीकल्चरिस्ट वो लोग होते हैं जो कि जो ऑन करते हैं लैंड को, ठीक है, लैंड को लोन रिकॉन करते हैं और रिसोर्सेज को यूज करके फूड को प्रोड्यूस करते हैं। ओके, तो टेक्नोलॉजी क्या है, एवरी सोसाइटी हैज ए टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी क्या है, कंसेप्चुअल क्लैरिटी है वो करना, कन्वर्जन क्या है ना। ठीक है, तो ये इकोनॉमिक प्रोडक्शन की बात करें, डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें, ठीक है, गिविंग एंड टेकिंग, ओके, विदाउट द यूज ऑफ मनी का रेसिप्रोसिटी, जनरलाइज्ड रेसिप्रोसिटी। ओके, ऑप्टिमल फॉरेजिंग थ्योरी हमने पढ़ी है क्या होती है, ठीक है। तो आप देखोगे बैलेंस्ड रेसिप्रोसिटी क्या होती है। ओके, तो कूलारिंग मैंने बताया, हॉर्टिकल्चरिस्ट हैं ये ट्रोबरियन आइलैंडर्स हॉर्टिकल्चरिस्ट हैं। ओके, रेसिप्रोसिटी। ओके, रीडिस्ट्रीब्यूशन की बात हम करें, रीडिस्ट्रीब्यूशन कहाँ होता है, मैं आपको बुनियोरो, बुनियोरो में युगांडा में, बुनियोरो इन युगांडा, तो बुकामा होता है, मुकम्मा होता है जो उसको हम वो क्या करता है, वो क्या करता है रीडिस्ट्रीब्यूट, पहले तो रिसोर्सेस कलेक्ट करता है और उसके बाद फिर वो रीडिस्ट्रीब्यूट करता है, मुकम्मा होता है बुनियोरो में, बुनियोरो इन युगांडा। मुकम्मा, 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 मुकम्मा को बड़े अलग अलग नामों से कहा जाता है, पुकारा जाता है। अजुटम्बा, अजुटम्बा, मवे भिंगवा, मवे भिंगवा, अजुटम्बा, टाम्बा, ठीक है। मुकम्मा को अलग अलग नामों से पुकारा जाता है, मार्केट और कमर्शियल एक्सचेंज। ओके, तो इसमें क्या होता है कि वेदर और नॉट द ट्रांजैक्शन अकर इन द, तो मार्केट और कमर्शियल एक्सचेंज क्या होता है, तो कमर्शियल एक्सचेंज, तो हमें मार्केट, जब हम मार्केट के बारे में, व्हेन वी थिंक ऑफ मार्केट क्या आता है हमारे दिमाग में, व्हेन वी थिंक ऑफ मार्केट वी यूजुअली थिंक ऑफ वहाँ यहाँ पे गुड्स जो है वो बाई किए जाते हैं और सेल किए जाते हैं। क्या किए जाते हैं, जब भी हम सोचते हैं मार्केट के बारे में तो हमारे माइंड में क्या थॉट आता है, वहां पे बाइंग एंड सेलिंग होती है गुड्स की, ठीक है। मार्केट का मतलब होता है बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स टेक्स प्लेस। और जब बाइंग एंड सेलिंग होती है तो उसमें मनी इन्वॉल्व होता है, द एक्सचेंज यूजुअली इन्वॉल्व्स मनी। अपनी ओन सोसाइटी में हमारे यहाँ पे सुपर मार्केट्स हैं, स्टॉक मार्केट्स हैं, है ना, ठीक है, मॉल्स हैं। ओके, तो मार्केट और कमर्शियल एक्सचेंज, इकोनॉमिस्ट्स एंड इकोनॉमिक एंथ्रोपोलॉजिस्ट आर रेफरेंस टू एज एक्सचेंज और ट्रांजैक्शंस। एक्सचेंज का मतलब होता है, कमर्शियल एक्सचेंज का मतलब होता है in which the price are subject to supply and demand, whether or not the transaction actually occur in a market. Market exchange involve not only the exchange of goods but also transactions of labor, land, rentals of credit. सिर्फ यहाँ पे बाइंग एंड सेलिंग नहीं होती, यहाँ पे ट्रांजैक्शंस भी होती है लेबर की,
ट्रांजैक्शंस होती हैं, लैंड की ट्रांजैक्शंस होती हैं, रेंटल्स की ट्रांजैक्शंस होती हैं, क्रेडिट्स की ट्रांजैक्शंस होती हैं। सो मार्केट और कमर्शियल एक्सचेंज, मार्केट और कमर्शियल एक्सचेंज की बात की जाए, ओके, तो मार्केट और कमर्शियल एक्सचेंज की बात की जाए, तो मार्केट और कमर्शियल एक्सचेंज की बात जब हम करते हैं तो हम ये लगता है कि बात सिर्फ इसी की नहीं है, बात अगर हम करें तो इसी चीज़ों को अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है समझने के लिए। तो इकोनॉमिक सिस्टम में मैंने बताया इंडस्ट्रियल इकोनॉमी होती है, देन डोमेस्टिक इकोनॉमी होती है, देन उसके बाद पोस्ट इंडस्ट्रियल इकोनॉमी होती है। मार्केट एक्सचेंज क्या होता है, जहाँ पे मनी का एक इम्पॉर्टेंट रोल रहता है, जहाँ पे बाइंग एंड सेलिंग होती है। तो सिर्फ बाइंग एंड सेलिंग ही नहीं होती है, यहाँ पे एक्सचेंज भी होता है, ठीक है, एक्सचेंज भी होता है, लेबर का एक्सचेंज होता है, ओके। पीसेंट्स कौन होते हैं? तो चलिए हम इकोनॉमिक सिस्टम को अंडरस्टैंड करने के बाद इसको, तो हमने देखा कि किस तरह से बाइफेडरलिज्म के एविडेंसेस भी अगर मैं बताऊं, है ना, तो आप कंपेयर करोगे कि जो ह्यूमन की किस तरह से, अब फोरामेन मैग्नम क्या होता है वो मैं आपको बता दूं, फोरामेन मैग्नम पढ़ना होगा। तो फोरामेन मैग्नम क्या होता है कि द स्पाइनल कॉलम जो होता है एंटर्स द स्कल एट द बॉटम थ्रू ए होल कॉल्ड द फोरामेन मैग्नम। तो थ्रू विच द एक हमारे स्कल के बेस की में ओपनिंग होती है, ओपनिंग इन द बेस ऑफ द स्कल थ्रू विच द स्पाइनल कार्ड passes एंड कनेक्ट विद द ब्रेन। एक ओपनिंग होती है हमारे स्कल के बेस में, इसको हम बोलते हैं फोरामेन मैग्नम। तो ये आपको आइडियाज होने चाहिए, ओके। तो आप देखिए डिफरेंट है ना। अब सैजिटल क्रस्ट क्या होता है? A ridge of bone running along the top of the skull in apes and early hominids। अब एक सैजिटल क्रस्ट होता क्या है? सैजिटल क्रस्ट बेसिकली कहाँ पे था ये? अब जो ऑस्ट्रालोपिथेसीन्स हैं या पैरांथ्रोपोइड साइट्स हैं, ये सारे अफ्रीका में मिले हैं हमें, ठीक है। तो सैजिटल क्रस्ट क्या है? रिज ऑफ बोन रनिंग अलोंग द टॉप ऑफ द स्कल। एक बोन होती है जहां पे रिज ऑफ बोन रनिंग अलोंग द टॉप ऑफ द स्कल। एप्स में होती है या फिर अर्ली होमिनिड्स में होती है, ओके। तो सैजिटल क्रस्ट का आपको पता होना चाहिए क्या होता है, ओके। तो एक्सपीडिशंस की जाती हैं इनकी, तो मैंने आपको दो चीजें एक्सप्लेन की हैं। एक तो ठीक है, तो फर्स्ट होमिनिन्स, एक तो सैजिटल क्रस्ट एक्सप्लेन किया है और दूसरा मैंने आपको एक्सप्लेन किया है फोरामन मैग्नम क्या होता है, ओके। सो द मोस्ट क्रूशियल चेंज इन अर्ली होमिनिन एवोल्यूशन, अर्ली होमिनिन जो एवोल्यूशन हुई, ओके, तो एक होमिनिन्स का डिफाइनिंग फीचर था बाइपेडलिज्म, ओके। सो बाई
पैडल जो होमिनिड्स थे वो ईस्ट अफ्रीका में रहे। कब? आज से 4 मिलियन साल पहले। ठीक है, तो these hominids and some others who may have lived later in the eastern and southern Africa are called Australopithecus। और ये होमिनिड्स और इनके बाद जो आए होमिनिड्स, ठीक है, तो उनको हमें किस जीनस में क्लासिफाई किया? ऑस्ट्रालोपिथिकस। ओके, तो होमिनॉइड से होमिनिड्स की तरफ जब हम करते हैं ट्रांजिशन, तो जब हम ट्रांजिशन करते हैं, what we know or suspect about the transition from hominoids to hominids, the emergence of Australopithecines and their relationship to later hominids, including ourselves। क्या? तो Australopithecus and Paranthropods। ओके, तो बाइपेडल लोकोमोशन जो था, वॉकिंग ऑन 2 legs, दैट इज होमिनिड एवोल्यूशन में सबसे पहले क्या आया? इन्होंने वॉक करना शुरू किया 2 legs के ऊपर। ठीक है, तो प्राइमेट्स की बात करें तो उसमें भी मैं आपको बता देना चाहता हूं, तो एर्बोरियल कौन होते हैं? एर्बोरियल होते हैं जो कि अडेप्टेड होते हैं टू लिव ऑन ट्रीज। और डिurnal कौन होते हैं? जिनकी एक्टिविटी डे में करते हैं। प्राइमेट के ट्राइड्स की बात की जाए, आईज जो थी फॉरवर्ड फेसिंग आईज थी, और ग्रास्पिंग हैंड्स एंड फीट थे इनके। हैंड्स ऐसे ग्रास्पिंग, ग्रास्पिंग हैंड्स एंड फिगर्स। ठीक है, ये प्राइमेट्स के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। ओके, रोटेटिंग 4 आर्म, तो 4 आर्म जो था वो रोटेटिंग था। ठीक है, तो ब्रेन जो था लार्ज था। रिडक्शन इन सेंस ऑफ स्मेल, ऑल फैक्ट्री बल्ब्स एंड एक्सपेंशन ऑफ प्राइमरी विजुअल एरिया। जो प्राइमरी विजुअल एरिया था, देखने वाला एरिया था, वो बढ़ गया, और ऑल फैक्ट्री बल्ब्स जो थे, सेंस ऑफ स्मेल जो थी वो कम हो गई, और विजुअल एरिया बढ़ गया। आईज फॉरवर्ड फेसिंग थी, ग्रास्पिंग हैंड्स और फीट थे, और रोटेटिंग 4 आर्म था। 4 आर्म शो, रोटेटिंग 4 आर्म था। ओके, तो एर्बोरियल कौन होते हैं? और प्राइमेट्स जनरली क्या देखिए, ओमनिवोरस कौन से होते हैं? जो कि मीट भी खाते हैं और वेजिटेशन भी खाते हैं। याद रखना, ये सिंपल है, ये 5th क्लास के का ये कॉन्सेप्ट है, ओमनिवोरस। ओके, हेलो। अर्बोरियल क्या होते हैं? जो पेड़ों पे रहते हैं। टेरेस्ट्रियल कौन होते हैं? जो ग्राउंड पे रहते हैं। अपोजेबल थम्स, प्राइमेट्स का क्या होता है? अपोजेबल थंब होता है। सो a thumb that can touch the tips of all other fingers, thumb that can touch, opposable thumb, tip of all other fingers। Anthropoids, prosimians, pre-monkeys, one of the 2 suborders of primates including lemurs, lorises and tarsiers। There are suborders हैं 2। One of the 2 suborders of primates includes monkeys, apes and humans।
तो एक्टिव रहते हैं डे में, लाइफ इनकी ग्रुप रहती है, अर्बोरियल है, ट्री लिविंग है, ऑमनिवोरस है, बोथ मीट एंड ऑल काइंड्स ऑफ फूड्स खाते हैं, मीट भी खाते हैं, वेजिटेशन भी खाते हैं, फ्रूट, सीड्स, लीव्स, रूट्स, ओमनिवोरस। प्राइमेट जनरली ओमनिवोरस होते हैं। ह्यूमन जो है वो ऑर्डर प्राइमेट से बिलोंग करता है। All living primates including humans evolved from earlier primates that are now extinct. Earlier primates जो थे उनसे evolve हुए हैं जो अब extinct में हैं। How do primates differ from other mammals and what distinguishes humans from other primates? After discussing these questions, we turn to the evolution of the primates. When, where and why did the early primates emerge? When, कहाँ पे, where, किस टाइम पे, कहाँ पे, early primates क्यों हुए, how and why did they emerge, क्यों हुए, diverge हुए. Okay, so common primate traits. Identify common primate traits. They are opposable thumbs. They are arboreal. All primates belong to the class Mammalia. Mammalia class से belong करते हैं. तो जो mammals के features होते हैं वो इनमें features पाए जाते हैं. So the bodies of primates are covered with dense hair or fur, which provides insulation. Even humans have hair in various places, though perhaps not always for insulation. Mammals are warm-blooded, that is, their body temperature is more or less constantly warm and usually higher than the temperature of the air around them. वार्म ब्लडेड क्या होते हैं कि जिनका टेम्परेचर जो है हाई होता है, बाहर के टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर होता है. मैमल्स आर कॉल्ड वार्म ब्लडेड. इंसुलेशन हेयर्स इनमें भी होते हैं लेकिन इंसुलेशन का काम नहीं करते हैं. मोर बॉडी का टेम्परेचर जो है वो हायर होता है बाहर के टेम्परेचर से. ओके, तो प्रोसिमियंस भी बोलते हैं, एंथ्रोपॉइड्स भी बोलते हैं. monkeys, old world monkey, new world monkey, apes and humans, lemurs, lorises, tarsiers. The proceedings includes anthropoids, includes the lesser apes, the gibbons, the simangs, greater apes, orangutan, gorilla, chimpanzee and humans. Monkeys, new world monkey, old world monkey. Quadrupeds, animals that walk on all fours. Vertical, nocturnal, active during the night. Okay. So, vertical clinging and leaping. ये several primates की characteristics होती है, including tarsiers and galapagos. ये clinging करते हैं ब्रांच के साथ, पेड़ के ब्रांच के साथ, वर्टिकल पोजीशन में. ओके, चिपके जाना पेड़ों के साथ. लैमूर्स हैं, लॉरिसेस हैं, टार्शियर्स हैं, नॉक्टर्नल हैं, एंथ्रोपॉइड्स हैं. एंथ्रोपॉइड्स को दो मेन ग्रुप्स में डिवाइड किया है, सब ऑर्डर, ऑर्डर, सब ऑर्डर, प्लेटिरीन एंड कैटिरीन. ओके, प्लेटिरीन्स हैं, कैटिरीन्स हैं.
तो जो एंथ्रोपॉइड ऑर्डर है वो उसको फर्दर दो ग्रुप्स में डिवाइड किया गया हुआ है, प्लेटेरियंस है और एक कैटेरियंस है। प्लेटेरियंस की बात अगर हम करें तो इनका फ्लैट ब्रिज नोज होता है, कैटेरियन क्या नैरो नोज होता है, एक का ब्रॉड नोज है, फ्लैट नोज है, एक का नैरो नोज है। कैटेरियन का नैरो नोज है और प्लेटेरियन का फ्लैट नोज है। तो ये न्यू वर्ल्ड में पाए जाते हैं, ये ओल्ड वर्ल्ड में पाए जाते हैं। इंक्लूड मंकीज ऑफ द न्यू वर्ल्ड, इंक्लूड मंकीज ऑफ द ओल्ड वर्ल्ड, अफ्रीका, एशिया एंड यूरोप एज वेल एज एप्स एंड ह्यूमन। प्रीहेंसाइल grasping objects. Features of they have broad nose, one has narrow nose, prehensile tails, okay. So there is a difference between platyrian and caterian, okay. Caterian have two premolars, platyrians have three premolars. They have prehensile tail, non-prehensile tail, cercopithecisoid, platyrian and caterian. So platyrian and caterian. Then we have cercopithecisoids. टेरेस्ट्रियल क्या होते हैं, होमिनॉइड्स क्या होते हैं, होमिनॉइड्स की बात करें, ओके। तो टेरेस्ट्रियल मैंने बताया आपको जो ग्राउंड पे रहते हैं, ठीक है। तो प्रीहेंसाइल, ठीक है, ग्रास्पिंग ऑब्जेक्ट्स। तो सर्कोपिथिसिसॉइड क्या होती हैं वो मैंने बताया आपको, सर्कोपिथिसिसॉइड। डायास्टीमा, तो डायास्टीमा होता क्या है, एक गैप होता है बिटवीन द कैनाइनी एंड द फर्स्ट प्रीमोलर फाउंड इन एप्स। तो डायास्टीमा होता है, गैप होता है फर्स्ट प्रीमोलर और कैनाइनिस के बीच, उसको हम बोलते हैं डायास्टीमा, ओके। तो होमिनिड्स, तो होमिनॉइड्स की बात करें, अब होमिनॉइड्स और होमिनिड्स में फर्क क्या है ये आपको बता दूं। अब जो होमिनिड्स होते हैं उनमें और होमिनॉइड में फर्क क्या है, तो द ग्रुप ऑफ एंथ्रोपॉइड्स कंसिस्टिंग ऑफ ह्यूमंस एंड एप्स। अब ह्यूमंस और एप्स को मिला के, तो होमिनॉइड्स का मतलब क्या होता है, होमिनॉइड्स में एप्स आते हैं, तो होमिनॉइड्स की बात करें तो एंथ्रोपॉइड्स जो हैं बेसिकली ह्यूमंस एंड एप्स कहलाते हैं। तो एप्स आते हैं, उसमें ह्यूमंस आते हैं, उनको हम बोलते हैं होमिनॉइड्स। और होमिनिड्स में द ग्रुप ऑफ होमिनॉइड्स, the family of the group of anthropoids, the group of hominoids that consists of humans and their direct ancestors, hominins and hominoids, ठीक है। तो hominoids, तो Hylobatids means the family of hominids that includes Giobons and Siamangus, often referred to as lesser ape.
as compared with the great apes such as gorilla and chimpanzee. Hylobates, lesser apes बोलते हैं. Pongids, hominoids whose members includes both the living and extinct primates. Apes, which include both the living and extinct apes, को हम बोलते हैं pongids. Hominins, Bilophodont, Diastema, sexual dimorphism. It refers to a marked differences in size and appearance between males and females of a species. The sexes look very different. Sexual dimorphism means जब मेल और फीमेल जो है वो डिफरेंट दिखे, एक जैसे ना दिखे. The sexes look very different. That is sexual dimorphism. That is called sexual dimorphism. ये आपको इसकी जानकारी आपको होनी चाहिए. तो होमिनॉइड्स की बात करें तो ग्रुप ऑफ एंथ्रोपॉइड्स होमिनॉइड्स क्या होते हैं? दैट इज होमिनिड्स एंड होमिनॉइड्स. they are live on the ground, terrestrial, cercopithecizoid. You must know between the old world monkey and the ape. Diastema is present. Bilophodont molars, monodontant molars. Old world monkey and ape. In old world monkey, the cusp of the lower molars form two parallel ridges. In apes, the five cusps 1, 2, 3, 4, 5. 5 cusps form Y-shaped pattern. The cusps of the lower molars forms two parallel ridges. So there is also a dentition. दांतों में भी फर्क होता है ओल्ड वर्ल्ड मंकी में और एप्स में. एप्स में क्या होता है कि जो ओल्ड वर्ल्ड मंकीज होती हैं उनमें जो कस्प्स होते हैं वो पैरेलल होते हैं, पैरेलल पैटर्न फॉलो करते हैं लोअर मोलर्स. तो जो कस्प होते हैं लोअर मोलर का एप्स में वो वाई पैटर्न, वाई शेप पैटर्न फॉर्म, 5 कस्प्स. ठीक है. द कस्प्स ऑफ द लोअर मोलर्स फॉर्म टू पैरेलल रिजेस. एप्स also have a space between the lower canine and the first premolar called diastema. एप्स में होता है, ओल्ड वर्ल्ड मंकी में नहीं होता. Some live both in trees and on the ground. Okay. We have macaque. The sexual dimorphism. The sexes look very different. So when there is, जब दोनों सेक्सेस आपस में डिफरेंट हो उसको हम बोलते हैं सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म. हाइलोबैटेट्स को हम बोलते हैं लोअर एप, लेसर एप्स को हम हाइलोबैटेट्स बोलते हैं. होमिनॉइड्स में आ जाते हैं आपके एप्स आ जाते हैं, ह्यूमंस आ जाते हैं, और होमिनिड्स में आपके ह्यूमंस और डायरेक्ट इंसेस्टर्स आ जाते हैं. हाइलोबैटेट्स में लेसर एप्स आ जाते हैं. पोंगिड्स में एप्स आ जाते हैं. हाइलोबैटेट्स, पोंगिड्स
होमिनिड्स, होमिनॉइड्स, सेक्सुअल डायफॉर्मिज्म। ओल्ड वर्ल्ड मंकी को हम क्या बोलते हैं? सर्कोपिथिसॉइड। प्लेटिरिन, कैटरिन, सर्कोपिथिसॉइड। सो गिबॉन्स एंड सियामंग्स। गिबॉन्स बेसिकली स्मॉल होते हैं, 11 से 15 पाउंड होता है। द सियामंग्स आर समवट लार्जर। फ्रूट ईटर्स होते हैं, लीव्स भी खाते हैं, इंसेक्ट्स भी खाते हैं। दे आर ब्रांचाइटर्स, गिबॉन्स एंड सियामंग। ओरंगुटन्स, ओरंगुटन्स ये बोर्नियो और सुमात्रा के आइलैंड में मिलेंगे ओरंगुटन्स। Unlike gibbons and siamongs, they are clearly recognizable. अब ओरंगुटन्स में सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म होता है। They are fruit eaters and arboreal. They are heaviest of the arboreal primates. Gorillas. Gorillas are found in the Africa and in the mountain areas of Congo, Uganda, Rwanda. Gorillas mostly eat other parts of plants like stems, leaves, roots, flowers. Okay, gorillas are the largest of the surviving species. सबसे लार्ज होते हैं गोरिल्ला, सबसे लार्ज होते हैं गोरिल्ला। और उसके बाद आते हैं ओरंगुटन्स, उसके बाद आते हैं सियामंग्स, उसके बाद गिबॉन्स छोटे, उससे बड़े सियामंग्स, उसके बाद ओरंगुटन्स, उसके बाद गोरिल्लास। चिंपैंजीज अफ्रीका में हैं, गोरिल्लास भी अफ्रीका में हैं, ओरंगुटन्स बोर्नियो और सुमात्रा में हैं, गिबॉन्स एंड सियामंग्स साउथ ईस्ट एशिया में हैं। ओके, सो नकल वॉकिंग। चिंपांजी और गोरिल्ला की बात करें, जो बड़े होते हैं साइज में, अफ्रीका में पाए जाते हैं और ये वॉक करते हैं नकल वॉकिंग। तो होमिनिड्स सिर्फ एक ही लिविंग स्पीसीज इंक्लूड करते हैं, दैट इज मॉडर्न ह्यूमंस, होमिनिड्स। Chimpanzees spend most time on the trees. They can also move on the ground. So, what is bipedalism? It is a type of locomotion in which animal walk on its two hind legs. In which animal walks on its two hind legs. In which an animal walks on its two hind legs. सो हमने बताया आपको, सबसे बड़े होते हैं गोरिल्ला। चिंपांजी जमीन पे भी रहते हैं, ग्राउंड पे भी, ट्रीज पे भी रहते हैं। ओरंगुटन्स बोर्नियो सुमात्रा आइलैंड में रहते हैं, सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म होता है। ओके, और ओरंगुटन दे आर हैवीएस्ट ऑफ द आर्बोरियल प्राइमेट्स। गिबॉन्स, सियामंग्स सबसे 11 से 15 पाउंड्स के होते हैं, 25 पाउंड्स के सियामंग्स होते हैं, गिबॉन्स, सियामंग्स एंड ओरंगुटन्स। और गोरिल्लास जो हैं हैवीएस्ट हैं, they are the largest of the surviving apes. Gorillas are largest of the surviving apes. Knuckle walking. Chimpanzee.
Gibbon. How old world monkey is different from apes? Hominoids include lesser apes, hylobatidates, and pongids, orangutan, gorilla, and chimpanzee. And hominins actually includes simply humans. Hominoids, that is apes and humans, and hominins, that is humans. How hominins from other anthropoids? They are tool making, they can use language. What is Paleocene epoch? The epoch 65 million to 55 million years ago is belongs to Paleocene epoch. Eocene epoch between 55 to 35 million years ago. Paleocene, Eocene epoch. So definite primates appeared in Eocene. Paleocene, Eocene. The movement of the continents over the past 135 million years. Continental drift. The emergence of anthropoids. The geological epoch, that is 35, 34 to 25 million years, during which anthropoid emerged. Anthropoid emerged in the Oligocene period. Primates emerged in the Paleocene Eocene epoch, Oligocene epoch, Oligocene anthropoids. You must know exact about it. You have Miocene epoch, that is the geological epoch from 24 million to 5.2 million years ago. Miocene epoch. Late Miocene epoch. Sivapithecus, Dryopithecus. You must know about it. What is that? Emergence of primates, emergence of anthropoids. Anthropoids emerged in Paleocene, Eocene, Oligocene. Oligocene anthropoids. Anthropoids emerged in the Oligocene. And primates emerged in the Eocene. That is 65 to 55 million years ago, 55 to 34 million years ago, Eocene. Paleocene, Eocene, Oligocene, 34 to 24 million years ago. Paleocene, Eocene, Oligocene, Oligocene anthropoids. Then Miocene, 24 million years ago to 5.2 million years ago, Miocene epoch. So monkeys and apes, they clearly diverged in appearances. So the best known genus of proto-apes from the early Miocene, Proconsul, Caniapithecus, Shiopithecus, Dryopithecus, late Miocene epoch, Nomopithecus, Simopithecus, Dryopithecus, Proconsul, they belong to. So the divergence of the hominins from the other hominoids, you must understand. So I have discussed some basic concepts regarding what are anthropoids. What are
knuckle walking, who do knuckle walking, who are lesser apes, who are great apes, who are hominoids and who are hominins. What is Paleocene epoch? What is Eocene epoch? What is Oligocene epoch? What is Miocene epoch? Pliocene, Pleistocene and Holocene. Pliocene, then we have transition from hominoids to hominins. The first definite hominins is Australopithecus. You know what is sagittal crust? I have discussed with you. The origin of culture and the emergence of Homo. Early hominin tools. Unifacial tool, bifacial tool, Olduvai hut, simple old one, chopper core. Yes, early homos. Homo erectus, the origin of culture and the emergence of Homo. Big game hunting, the emergence of Homo sapiens. The emergence of Homo and the emergence of Homo sapiens. So Neanderthal burial at Shanidar cave, Shandidar cave. There was Neanderthal burial. Okay guys, so I discussed with you a lot of things in this video. इस वीडियो में हम यहाँ तक ही रखेंगे, इससे आगे हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे. ओके गाइस, बाय बाय गाइस, टेक केयर, थैंक यू.